नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ प्रकार के बारे में हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इसके पार्ट 2 में हम थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। यह BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। समाज में सामाजिक परिवर्तन किन कारणों से तथा किन नियमों से के अंतर्गत होता है, उसकी गति एवं दिशा क्या होती है, इन प्रश्नों को लेकर प्राचीन समय से ही विद्वान अपने अपने मत व्यक्त करते रहे हैं। प्रारंभ में दार्शनिकों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तुत किए, बाद में समाजशास्त्रियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कुछ विद्वानों ने सिद्धांतों के प्रतिपादन द्वारा की है। उनका विश्वास है कि समाज में परिवर्तन इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। हम प्रमुख रूप से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है चक्रीय सिद्धांत और दूसरा है रेखीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चक्रीय सिद्धांतकारों का ऐसा मानना है कि समाज में परिवर्तन एक चक्र के समान होता है, यानी परिवर्तन का एक चक्र चलता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं, घूम फिरकर पुनः वहीं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार के विचारों की प्रेरणा विद्वानों को संभवतः प्रकृति से मिली होगी। प्रकृति में हम देखते हैं कि ऋतु का एक चक्र चलता है। सर्दी, गर्मी एवं वर्षा की ऋतुएं एक के बाद एक पुनः पुनः आती हैं। इसी प्रकार से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का चक्र भी चलता है। प्राणी भी जन्म और मृत्यु के दौर से गुजरते हैं। हम जन्म लेते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध होते हैं और मरकर फिर जन्म लेते हैं। पुनः वही क्रम दोहराते हैं। परिवर्तन के इस क्रम को कई विद्वानों ने समाज पर भी लागू किया और कहा कि परिवार, समाज और सभ्यताएं उत्थान एवं पतन के चक्र से गुजरते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने विश्व की अनेक सभ्यताओं का उल्लेख किया और कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो सभ्यताएं आज फल फूल रही हैं और प्रगति के उच्च शिखर पर हैं, वे कभी आदिम और पिछड़ी अवस्था में थीं और आज जो सभ्यताएं नष्टप्राय दिखाई दे रही हैं, वह भूतकाल में श्रेष्ठ सभ्यताएं रह चुकी हैं। इस प्रकार चक्रीय सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तनों को जीवन चक्र के रूप में देखते हैं। चक्रीय सिद्धांतकारों में स्पेंगलर, टायनबी, पेरेटो एवं सोरोकिन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हम आज यहाँ पर ऑकबर्न, सोरोकिन तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़पन का सिद्धांत। ऑकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़पन का सिद्धांत। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में 1922 में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने परिसंस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं जैसे वायुयान, रेल, पंखा, घड़ी, पुस्तकें आदि आती हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति में धर्म, कला, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विश्वास आदि आते हैं। ऑकबर्न की मान्यता है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही संस्कृतियों में बहुत विकास हुआ है। उनका मत है कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति तीव्र गति से बदलती है। इसका कारण भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है और अभौतिक संस्कृति उससे पिछड़ जाती है। ऑकबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक पिछड़पन कहलाता है। ऑकबर्न ने इन दो संस्कृतियों में असंतुलन के प्रमुख 4 कारणों का उल्लेख किया है।
वे हैं नए विचारों के प्रति भय, अतीत के प्रति निष्ठा, निस्वार्थ एवं नवीन विचारों की परीक्षा में कठिनाई। मैकाइवर और पेज ने भी सांस्कृतिक विलंबना के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे प्रौद्योगिक विलंबना, प्रौद्योगिक प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विसंयोजकता इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने मार्क्स, पेरेटो एवं वेबलिन के परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की। उनका मत है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी के पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। उन्होंने प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों, भावात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख किया। प्रत्येक समाज संस्कृति की दो धुरियों के बीच घूमता रहता है, अर्थात चेतनात्मक से भावात्मक की ओर तथा भावात्मक से चेतनात्मक की ओर आता जाता रहता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें चेतनात्मक एवं भावनात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है। इसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में दो धुरियां होती हैं। समाज संस्कृति की इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता है। पहली होती है चेतनात्मक संस्कृति और दूसरी होती है भावात्मक संस्कृति, और इन दोनों के बीच की एक धुरी होती है जिसे कहते हैं आदर्शात्मक संस्कृति। चेतनात्मक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति का संबंध मानव चेतना तथा इंद्रियों से होता है, अर्थात इसका ज्ञान हम देखकर, सूंघकर एवं छूकर कर सकते हैं। ऐसी संस्कृति में ऐंदिक आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति पर जोर दिया जाता है। इस संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कारों, प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं एवं विलास की वस्तुओं का अधिक महत्व होता है। अब है भावात्मक संस्कृति। यह चेतनात्मक संस्कृति के बिल्कुल विपरीत होती है। इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा एवं नैतिकता से होता है। यह संस्कृति आध्यात्मवादी संस्कृति कही जा सकती है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। सभी वस्तुओं को ईश्वर कृपा का फल माना जाता है। अब तीसरी है हमारी आदर्शात्मक संस्कृति। सोरोकिन ने अपने सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत में तीसरी संस्कृति बताई है आदर्शात्मक संस्कृति, जिसे वह उचित मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इसे आदर्शात्मक नाम दिया है। यह संस्कृति चेतनात्मक एवं भावात्मक दोनों का मिश्रण होती है, अतः इनमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें धर्म एवं विज्ञान, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख दोनों का संतुलित रूप पाया जाता है। सोरोकिन इस प्रकार की संस्कृति को ही उत्तम मानते हैं, इसलिए इसे वे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। सोरोकिन का ऐसा मानना है कि विश्व की सभी संस्कृतियां चेतनात्मक से भावनात्मक के झूले में झूलती रहती हैं और प्रत्येक संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर पुनः दूसरे प्रकार की संस्कृति की ओर लौट जाती है, जैसा कि उपरोक्त चित्र से प्रकट होता है। चेतनात्मक एवं भावनात्मक संस्कृतियां परिवर्तन की केवल सीमाएं हैं। समाज में अधिकांश समय तो आदर्शवादी संस्कृति ही प्रचलित रहती है। कहने का तात्पर्य है कि सोरोकिन ने माना है कि समाज में दो संस्कृतियां होती हैं, चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति, और घड़ी के पेंडुलम की तरह इनमें परिवर्तन होता रहता है। इनके बीच की एक स्थिति होती है जिसे उन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति कहा है, जिसे वे उचित मानते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन के नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया है, यानी कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ेंगे हम।
कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक एवं आर्थिक कारकों से जनित माना है। यानी मार्क्स ऐसा मानते थे कि समाज में परिवर्तन प्रौद्योगिकी से और आर्थिक कारकों से होता है। अतः उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद अथवा सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स का सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और कहा कि मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन के कारण ही हुए हैं। उनका मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों का मानव के जीवन पर प्रभाव तो पड़ता है, किंतु वे परिवर्तन के निर्णायक कारक नहीं हैं। निर्णायक कारक तो आर्थिक कारक अर्थात उत्पादन प्रणाली ही है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि समाज में परिवर्तन आर्थिक कारणों से होते हैं, यानी उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से होते हैं। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है। इन मूल्यों या आवश्यकताओं को जुटाने के लिए मनुष्य को उत्पादन करना होता है। उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी में छोटे छोटे औजार और बड़ी बड़ी मशीनें सम्मिलित होती हैं। प्रौद्योगिकी में जब परिवर्तन आता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स का कहना है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी उत्पादन प्रणाली को अपनाता है। उत्पादन प्रणाली दो पक्षों से मिलकर बनी होती है। एक उत्पादन के उपकरण या प्रौद्योगिकी, श्रमिक उत्पादन का अनुभव एवं श्रम कौशल, और दूसरा है उत्पादन के संबंध। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें औजार, श्रम, अनुभव एवं कुशलता की आवश्यकता होती है। साथ ही जो लोग उत्पादन के कार्य में लगे होते हैं उनके बीच कुछ आर्थिक संबंध भी पैदा हो जाते हैं। समाज की अधिसंरचना अर्थात ऊपरी संरचना, जिसमें धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति आदि आते हैं, उसी प्रकार बन जाती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन होता है और समाज की संस्थाएं बदलती हैं और समाज में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में बताया है कि उत्पादन प्रणाली समाज का मूल है और उसी पर समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्थाएं या संरचनाएं, विश्वास, कला, साहित्य, प्रथाएं, विज्ञान, दर्शन टिके हुए हैं। जिस प्रकार की उत्पादन प्रणाली होती है, समाज की अधिसंरचना अर्थात ऊपरी संरचना, जिसमें धर्म, प्रथाएं, राजनीति, साहित्य आते हैं, उसी प्रकार बन जाती है। जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन आता है और समाज की संस्थाएं बदलती हैं तथा सामाजिक परिवर्तन घटित होते हैं। स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने पर ही समाज में परिवर्तन होता है। उत्पादन में लघु लोगों के पारस्परिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है। आज के युग में पूंजीपति व श्रमिकों में जो संबंध पाए जाते हैं वे कृषि युग के भूस्वामी एवं मजदूरों के संबंधों से इसलिए ही भिन्न थे। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि उत्पादन के संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जब उत्पादन के उपकरणों, उत्पादन के कौशल, ज्ञान एवं उत्पादन के संबंध आदि की आर्थिक संरचना का निर्माण करते हैं में परिवर्तन आ जाता है तो संपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है। कहने का तात्पर्य है कि कार्ल मार्क्स ऐसा मानते हैं कि समाज की यानी उत्पादन प्रणाली यानी समाज के उत्पादन प्रणाली में जब परिवर्तन आता है तो अधिसंरचना में भी परिवर्तन आ जाता है। कार्ल मार्क्स का मत है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं,
मानव समाज का इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष का ही इतिहास है। आपने समाज के विकास को 5 युगों में बांटा और प्रत्येक युग में पाए जाने वाले 2 वर्गों का उल्लेख किया। एक वह वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है और दूसरा वह जो श्रम के द्वारा जीवन यापन करता है। इन दोनों वर्गों में अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष होता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष का अंत नए समाज एवं नए वर्गों के उदय के रूप में हुआ है। वर्तमान में भी पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग हैं जो अपने अपने हितों को लेकर संघर्ष करते हैं। एक युग के वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप नए वर्गों का जन्म होता है जो नई समाज व्यवस्था को जन्म देता है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष एवं उसके परिणाम स्वरूप नए वर्गों के जन्म के कारण ही समाज में परिवर्तन होते हैं। इस तरह मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी आपने आर्थिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। मानव केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मात्र ही नहीं है। मैक्स वेबर ने मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है। वे आर्थिक कारकों के स्थान पर धर्म को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।